जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 19 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित अगले 25 क्वेश्चंस पर। और आज की इस क्लास का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा गारंटी योजना में कितने दिनों के भीतर स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है आपके 60 दिन में, 80 दिन में, 90 दिन में या 110 दिन में। सही उत्तर है आपका दोस्तों 90 दिन में। जो शिक्षा गारंटी योजना लेकर आए थे, उस योजना के तहत ये कहा गया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में जहां भी आपको 25 से 30 आसपास लगभग बच्चे दिखते हैं, ऐसे क्षेत्र में अगर अप्लाई किया जाता है तो 90 दिन के भीतर स्कूल खोले जाएंगे। और ये योजना जो है ना दोस्तों, ये 1 जनवरी 1997 को शुरू की गई थी। कहीं ना कहीं भारत सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की पहुंच को और ज्यादा बेहतर करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत ऐसे क्षेत्र जहां पर स्कूल नहीं है वहां पर 90 दिन के भीतर स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है, जहां 6 से 14 वर्ष के बच्चे कम से कम 25 से 30 होने चाहिए। क्लियर? तो यहां पर आप कितने दिन में? लगभग 90 दिन में स्कूल खोलने की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और योजना कब आई थी? शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 को आई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके उज्जैन में, महू में, इंदौर में या भोपाल में। सही उत्तर है आपका दोस्तों महू में। क्लियर? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संबंध भी महू से है और कहीं ना कहीं ये संस्था भी इन्हीं की याद में यहां पर स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माई का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके उज्जैन में, नेमावर में, अमरकंटक में या ओंकारेश्वर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों नेमावर में। याद रखिएगा, इंदौर के पास में ये जगह है जहां पर माई का मंदिर आपको देखने को मिलता है। एक सौंदर्य पूर्वक यहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ पर एक प्राकृतिक सौंदर्य की स्थिति देखने को मिलती है और बहुत ही ज्यादा बेहतर लगेगा जब आप इस मंदिर पे जाते हैं। तो माई का मंदिर कहाँ है? नेमावर में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, सोन या चंबल। सही उत्तर है आपका दोस्तों नर्मदा। ओंकारेश्वर जो दर्शनीय स्थल है दोस्तों, वो भी खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे पर ही है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आता है, जहां पर मध्य प्रदेश का एक बोल सकते हैं कि संयुक्त ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें एसटी के कितने लोग हैं? ऑप्शन है 26.46%, 29.23%, 33.35% या 21.10%। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या में एसटी जनसंख्या जो है वो 21% के आसपास है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 8% के आसपास दिखाई पड़ती है। और मध्य प्रदेश में भी अगर सबसे ज्यादा देखें तो अलीराजपुर का जो एरिया है, यहाँ पर आपको एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। बराबर दोस्तों? तो याद रखिएगा, आगामी समय में देखें तो मध्य प्रदेश में आपको चुनाव देखने को मिल रहे हैं और चुनाव के अंतर्गत एसटी की जो पॉपुलेशन जो 21% है हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, ये बहुत बड़ी निर्धारक संख्या है। इसमें आपको जितने भी राजनीतिक पार्टी होंगे ना, वो इनको साथ देते हुए दिखेंगे। बराबर? अभी आपने देखा ही होगा मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम चला है वो कहीं ना कहीं 21% के कारण बहुत ज्यादा प्रभावी है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1907 में, 1909 में, 1915 में, 1920 में। सही उत्तर है आपका दोस्तों 1915 में। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना 1915 में हुई थी। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें दोस्तों तो याद रखिएगा 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की प्रसिद्ध नेता रही, महिला रही है और आयरिश आंदोलन की तर्ज पर इन्होंने भारत में भी होम रूल की प्रारंभ की बात की थी। और 1916 में याद रखिएगा, एक तरफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल के प्रारंभ किया गया, ये महाराष्ट्र और इधर के एरिया में चला रहे थे, और दक्षिण में मद्रास के क्षेत्र में हम बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं होम रूल के बड़े पैमाने पर शुरुआत का श्रेय हम देखें तो वो एनी बेसेंट को ही देते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ये भी आपको ध्यान रखना। कब? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है कहाँ? जबलपुर में, इंदौर में, रीवा में या ग्वालियर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों ग्वालियर में। एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में, याद रखना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि आजमगढ़ की गुफाएं कहाँ है? ऑप्शन है धार में है, होशंगाबाद में है, हरदा में या बैतूल में। सही उत्तर है आपका दोस्तों होशंगाबाद में। आजमगढ़ की गुफाएं
होशंगाबाद में है। होशंगाबाद को आप अब नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नर्मदापुरम संभाग में आपको ये सबसे, अगर हम देखें संभागों की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम। इसका नाम परिवर्तन 2008 में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर। और अगर हम देखें तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से होशंगाबाद बहुत आगे है। खनिज की दृष्टि से देखें तो टंगस्टन यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। और इसी क्षेत्र में आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जहां पर चुरना के मढ़ई के जंगल हैं, जहां आपको बाघों की संख्या अच्छे तौर पर देखने को मिलती है। और इसी क्षेत्र में आपको तवा नदी पर तवा बांध भी देखने को मिलता है। तवा रिजर्वायर कहीं ना कहीं सतपुड़ा के क्षेत्र में जो जीव है उनके लिए एक जीवन दान के तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके बनने के बाद से इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता हर मौसम में होती है और जीवों के लिए बहुत बेहतर यहाँ पर एनवायरमेंट बनता है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा होशंगाबाद के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खरबूजा महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धार में है, मंडला में है, रायसेन में है या दशपुर के किले में। तो सही उत्तर है आपका धार में। खरबूजा महल धार में, याद रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निराला सृजन पीठ है कहां है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, रानी दुर्गा विश्वविद्यालय जबलपुर में है या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। बरकतुल्ला जो भोपाल में है, यहां पर आपको निराला सृजन पीठ देखने को मिलती है। इसके अलावा इस प्रश्न से आपको दूसरे उत्तर भी मिलते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि विक्रम यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो उज्जैन में है। दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां है? तो जबलपुर में है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां है? तो सागर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 के आसपास स्थापित होता है और ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन एक और चीज है कि जरूरी तो नहीं एग्जाम में आपको बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की निराला सृजन पीठ ही पूछ ले, आपसे कोई और सृजन पीठ भी पूछ सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये आपको पूरी लिस्ट होना चाहिए। सृजन पीठ का क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में देखने को मिला है, फिर भाई एमपी पुलिस हो, पटवारी हो या फिर आप एमपी पीएससी की बात क्यों ना करें। तो इन सभी एग्जाम्स में सृजन पीठ के क्वेश्चन पहले आए हैं और कुछ समय से नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब संभावनाएं आगे आने की हैं। तो हम लोग एक लिस्ट के माध्यम से इसी लेक्चर में सृजन पीठ को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये सभी सृजन पीठ हैं। तो अगर आपसे पूछे गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है, तो याद रखिएगा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है। पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन में है। निराला सृजन पीठ कहाँ है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। पूछेगा दुर्गावती सृजन पीठ कहाँ है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। राजशेखर सृजन पीठ कहाँ है? जबलपुर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। आदि शंकराचार्य सृजन पीठ कहाँ है दोस्तों? तो खंडवा में। आदि शंकराचार्य की भूमि मानी गई है। एक लंबे समय तक शंकराचार्य जी ने खंडवा में अपना समय बिताया है। आश्रम भी इनका यहाँ पर रहा है। तो शंकराचार्य जी की सृजन पीठ ओमकारेश्वर में है। परशुराम पीठ जानापाव महू, जानापाव जो महू है दोस्तों, यहीं से आपको चंबल नदी का उद्गम भी देखने को मिलता है। और चंबल नदी के उद्गम के बाद जानापाव महू में ही आपको परशुराम, भगवान परशुराम जी जो रहे, उनकी जन्मस्थली भी होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली कौन सी थी, तो आप बताएंगे जानापाव महू में रही है। महादेवी वर्मा सृजन पीठ दोस्तों अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में जो है, इसमें आपको महादेवी वर्मा की सृजन पीठ देखने को मिलती है। और गांधी शोध पीठ जो है वो आपको देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में देखने को मिलती है। तो ऐसे कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है मंडला में, खरगोन, बैतूल या खंडवा। सही उत्तर है आपका दोस्तों खंडवा। मध्य प्रदेश का जो खंडवा है वो गांजा उत्पादक जिले के तौर पर आप जानते हैं। गांजा जो है दोस्तों एक प्रकार का मादक द्रव्य है, याद रखिएगा। मादक द्रव्य का मतलब बोल सकते हैं कि एक नशीला पदार्थ है, जिसका वास्तविक नाम आपको देखने को मिलता है कैनाबिस सैटाइवा। तो गांजा को आप किस रूप में जानते हैं? कैनाबिस सैटाइवा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कैनाबिस सैटाइवा इसको आप कहते हैं। और गांजा मध्य प्रदेश के खंडवा में होता है। गांजा जो है दोस्तों, इसकी जो पौधा होता है वो वर्षा ऋतु में आप बोते हैं। लगभग 4 से 5, 6, 7 फीट के आसपास की ऊंचाई होती है। उसकी पत्तियों को, इसकी जो पत्तियां उनको सुखाकर गांजा तैयार किया जाता है। चरस भी इसी से बनता है। और बेसिकली इसको राज्य सरकार के अधीन ये है। राज्य सरकार से आपको इसकी खेती का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी खेती कर सकते हैं। और ये औषधि आदि के निर्माण के लिए इसका खेती की जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है कि गांजा जो होता है वो कब बोया जाता है फसल के तौर पर। तो गांजा जो होता है ना दोस्तों, वो एक प्रकार से आप खरीफ की फसल के तौर पर बोते हैं। कब? बारिश के मौसम में। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है आपका दोस्तों उज्जैन में। संस्कृत विश्वविद्यालय की हम बात करें दोस्तों तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो उज्जैन में है, जो 2008 में स्थापित किया गया था। संस्कृत की दृष्टि से इसको कहीं ना कहीं जो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है उसको और बढ़ाने के लिए ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है 2008 में उज्जैन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 कहता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे, कौन थे? कैलाशनाथ काटजू थे, विश्वनाथ तामस्कर थे, राजा नरेश चंद्र थे या डॉक्टर हरसिंह गौर थे? सही उत्तर है आपका दोस्तों विश्वनाथ तामस्कर। विश्वनाथ तामस्कर जो थे वो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष थे। अब नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझिए, नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है दोस्तों विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर। तो विपक्ष का जो नेता होता है वो यहां पर आप उसको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जानते हैं। और जिस भी पार्टी को 1/10 सीटें मिलती हैं, याद रखिएगा टोटल जितनी भी सीटें हैं उसका 1/10 सीटें जिस भी पार्टी को प्राप्त होंगी उसका व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनता है। पहले कौन थे? विश्वनाथ तामस्कर थे। वर्तमान के संदर्भ में हम देखें दोस्तों तो गोविंद सिंह लाहार जी जो हैं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। ये कांग्रेस के हैं, याद रखिएगा कौन सी पार्टी के हैं? ये कांग्रेस के हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम वर्तमान विधानसभा की बात करें दोस्तों तो 2018 में चुनाव के बाद ये विधानसभा का गठन किया गया था और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो गिरीश गौतम है। गिरीश गौतम जो है इसके वर्तमान में स्पीकर हैं। और अगर हम बात करें नेता पक्ष वाले की तो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं जो मध्य प्रदेश के सीएम भी हैं। अगर हम यहाँ राज्यपाल की बात करें, क्योंकि विधानसभा में सर्वोच्च कौन है? राज्यपाल है, तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी हैं जो गुजरात में बीजेपी के नेता रहे हैं। और हम बात करें दोस्तों इसी में तो एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको ये पूरी के पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं तो आप बताएंगे 230 सदस्य हैं। क्लियर? और ये 230 सदस्य जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में है इन पर हम और आगे बात करने वाले हैं, देखेंगे क्या। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश में स्वच्छता माह वर्ष 2009 में किस माह में मनाया जाता है? अक्टूबर, अगस्त, सितंबर या जनवरी? याद रखिएगा अक्टूबर में मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, पार्वती नदी पर, चंबल नदी पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका दोस्तों चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात जो है दोस्तों वो राजस्थान में है। राजस्थान में कहां है? तो याद रखेंगे चित्तौड़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास में भैरवगढ़ जगह है, वहां पर आपको चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है चंबल नदी पर, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में अगर चूलिया जलप्रपात के बारे में पूछ ले तो बताएंगे चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में भी बहती है, राजस्थान में बहती है और अंत में ये यूपी में जाती है और यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1954 में चंबल घाटी परियोजना स्थापित की गई थी, जिसमें 3 चरणों में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाए गए थे, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की विद्युत और सिंचाई दृष्टि से देखें तो बहुत उपयोगी और योगदान दे रहे हैं। ये योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की संयुक्त योजना है। 50% मध्य प्रदेश को मिलता है, 50% राजस्थान को मिलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और चंबल नदी काफी हद तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर भी बहती है, आप लोगों को ध्यान रखना। निकलती कहां से? जानापाव से निकलती है, महू से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में या भोपाल में है? अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो भोपाल में है, और अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो इंदौर में है, जिसको आप बोलते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी का जो आयोग है वो इंदौर में है। भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 315 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या अधिक राज्यों के लिए 1 लोक सेवा आयोग के भी प्रावधान करता है। और इसी के तहत हम देखें तो 1 नवंबर को 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय इंदौर में, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम इसके पहले अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा डीबी रेगे साहब जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, और राजेश लाल मेहरा जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो भी अध्यक्ष बनता है दोस्तों वो पूर्व सिविल सेवक होता है। आर्टिकल नंबर 315 जो भारतीय संविधान का है वो इसे एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है, मतलब एमपीपीएससी
जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। इत्रदाल महल कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है अजयगढ़ के किले में, ग्वालियर के किले में, कालिंजर में या रायसेन दुर्ग में। याद रखिएगा रायसेन में है इत्रदाल महल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है मंगूभाई छगन भाई पटेल, ओम प्रकाश कोहली, आनंदीबेन पटेल या लालजी टंडन। याद रखिएगा मंगूभाई छगन भाई पटेल रहे हैं। याद रखिए ओम प्रकाश कोहली भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, आनंदीबेन पटेल भी रहे हैं और नानाजी टंडन नहीं लालजी टंडन भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, लेकिन वर्तमान में मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, गुजरात से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कहता है कि जोड़े को बेमेल बताना है, कौन सा इसमें से मिलता नहीं है? अमलाई में कागज उत्पादन होता है, भीमबेटका में मैग्नीज, मंझगावा में हीरा, बेलाडीला में लोहा। तो याद रखिएगा बेलाडीला की जो खदान है वो लोहे के लिए है, मंझगावा की खदानें, हिनौता की खदानें पन्ना में हीरा उत्पादन के लिए है और अमलाई जो है वो कागज उत्पादन के लिए फेमस है शहडोल में। लेकिन भीमबेटका जो है दोस्तों वो मैग्नीज के लिए नहीं जाना जाता, मैग्नीज मध्य प्रदेश में बालाघाट में होता है, भीमबेटका तो अपने पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भीमबेटका आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 कहता है कि मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? आयुक्त होता है, मुख्य सचिव होता है, कलेक्टर होता है या पुलिस इंस्पेक्टर होता है? तो याद रखिएगा सिविल सेवकों का सर्वोच्च मुख्य सचिव होता है, जिसके लिए आप वल्लभ भवन को देखते हैं, भोपाल में है वल्लभ भवन, इसको आप मध्य प्रदेश का सचिवालय भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ है दोस्तों? वल्लभ भवन में है और कामत जी इसके पहले सचिव थे। वर्तमान में इकबाल सिंह बेस साहब जो है वो आपके मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर स्थापित है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुख्य सचिव जो होता है वो एक पूर्व IAS अधिकारी होता है जिसे स्थापित किया जाता है इस पद पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां हैप्पीनेस विभाग है? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2016 में आनंद विभाग या हैप्पीनेस डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और ये मध्य प्रदेश के लोगों की खुशहाली के मापक के तौर पर काम करता है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन है आपका राज्यपाल, विपक्ष का नेता, लोकसभा स्पीकर या मुख्यमंत्री। सही उत्तर है आपका दोस्तों राज्यपाल। मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है या किसी भी प्रदेश का राज्यपाल उस प्रदेश की विधानसभा का सत्र बुलाता है और ये अधिकार उसको देता है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 174। आर्टिकल 174 जो है संविधान का वो कहता है कि राज्यपाल सत्र बुला सकता है, सत्र खत्म कर सकता है और भंग भी कर सकता है सभा को। तो ये व्यवस्था राज्यपाल के लिए प्रदान की गई। और अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, संसद के संदर्भ में बात करें, तो अनुच्छेद 85 ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल को इसका अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 6, 4, 5 या 3। सही उत्तर है आपका दोस्तों 6। चूंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 21% के आसपास आपको ST दिखाई पड़ता है और लगभग 16% के आसपास आपको SC दिखाई पड़ता है। चूंकि ST की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए ST के लिए रिजर्व सीटें भी ज्यादा है। तो यहाँ पर 6 ST के लिए और 4 SC के लिए सीटें रिजर्व हैं लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर मैं इसी आंकड़े को विधानसभा के संदर्भ में देखूं तो विधानसभा में 230 सदस्य हैं। इन 230 में से दोस्तों 47 जो होता है वो ST के लिए और 35 जो होता है वो SC के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, अगर हम संसद के संदर्भ में चले जाएं तो यहां पर आपको लोकसभा देखने को मिलेगी, जहां पर आपको दोस्तों वर्तमान में 545 सदस्य विद्यमान है। इन 545 में से 84 जो होते हैं वो SC के लिए और 47 जो होते हैं वो ST के लिए रिजर्व होते हैं। तो भारत के संविधान ने ST SC के हितों को ध्यान में रखते हुए इन्हें पर्याप्त सीटें जो हैं वो प्रदान करने की व्यवस्था की है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आर्टिकल 338 की बात करूं, 338A की बात करूं तो ये SC और ST आयोग के लिए बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कहता है कि शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के तौर पर सेवा की? ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1991। सही उत्तर है आपका दोस्तों 1992। 1992 से लेकर 1997 तक 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक शंकर दयाल शर्मा जी पूरे कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे और ये
भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 1918 में भोपाल में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और लगभग 1999 के आसपास इनकी मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई थी। क्लियर। और राष्ट्रपति तो 9वें बने, लेकिन जब 1949 में भोपाल को भाग सी में मिलाया गया था तो उस समय इनको इस क्षेत्र का पहला सीएम भी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने सक्रिय तौर पर इस आंदोलन में भी भागीदारी की थी। मतलब शंकर दयाल शर्मा जी जो रहे वो मध्य प्रदेश की मिट्टी के ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। ठीक दोस्तों, चलिए, तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने सफलतापूर्वक चर्चा किया है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इनको नोट करते जा रहे होंगे। और देखिए 19 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जिनमें हम लोग हर बार 25 क्वेश्चंस को चर्चा करते हैं और हर 25 क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग फैक्ट्स भी देखते हैं। तो आपका दोस्तों मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन हो या जनरल नॉलेज से संबंधित फैक्ट का जो भंडार है वो बहुत ज्यादा हो गया है और ये हम निरंतर करने वाले हैं ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में जीके से संबंधित कोई परेशानी ना झेलें और आसानी से आप इसके लिए ज्यादा नंबर ला सके। क्लियर। लेकिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लियर दोस्तों, मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।